Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala wa ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum and welcome to 365 degrees. इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर फाइज काजी फाइज ईसा के आखिरी 3 दिन, जिसके बाद वो जुमे को रिटायर हो जाएंगे। काजी साहब ने यह आखिरी दिन चेंबर वर्क में गुजारने का फैसला कर लिया है ताकि जाते जाते अपने फैसलों के जरिए सबको बता दें कि अदलिया में आखिर मसला है क्या, जिसकी निशानदेही उन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले के इख्तलाफी नोट में आज कर दी है, जो कि आज ही उन्होंने तहरीर भी किया है, जिसमें काजी फाइज ईसा और जमाल मंदोखेल साहब का नजरिया वाज़े तौर पर सामने आ गया है। इस इख्तलाफी नोट में बाकी जजेस को तंबीह की गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। जी हाँ, काजी साहब के मुताबिक अक्सरियती जजेस ने फैसले में वो सब लिखा है जिसकी उन्हें आइन में इजाजत नहीं है। 8 जजेस ने अलग अदालत भी कायम कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने दरखास्त मुकर्रर नहीं होने दी। वजाहत के लिए रुजू करने की इजाजत देने का मतलब है मुकदमा निपटाया ही नहीं गया। फैसले पर अमल उसी तौर पर मुमकिन होगा जब मुकदमा हतमी तौर पर पहुंच चुका होगा, इसलिए अमल नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। वजाहती नोट जारी करते वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस को भी बायपास किया गया, यानी कानून को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने की माजी में कोई मिसाल भी नहीं मिलती। वजाहत के मामले पर 8 जजों ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। वजाहती दरखास्तें चेंबर में सुनने का हुक्म देकर अक्सरियती जजों ने कामयाबी से कानून साजी भी कर डाली। मौजूदा चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि अदलिया में इस वक्त धड़े बन चुके हैं और यह आईनी इदारा बड़ी तबाही का शिकार हो चुका है, जिनकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जा रहा है। ये तो पहले ही सबको मालूम है कि हुकूमत उसी जज का इंतखाब करेगी जिसने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला ना दिया हो, जो कि काजी फाइज ईसा जैसा हो। कौन बनेगा अगला चीफ जस्टिस? खुसूसी कमेटी का इजलास जो 4 बजे शुरू हुआ था वो पहले 8 बजे के लिए मौखर हुआ, फिर 8:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिसमें 12 मेंबरान शामिल है, बशमूल 8 MNAs, 4 सेनेटर्स, हुकूमती इत्तेहाद के 8 और हिज़्ब इख्तिलाफ के 4। ऐसे तो यह यकीनी हो जाता है कि अक्सरियती फैसला हुकूमत का ही होगा, और यह बात भी वाज़ेह है कि हुकूमती फैसला जस्टिस याया आफरीदी ही हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर काजी फाइज ईसा से इख्तलाफ कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दे चुके हैं। तो हुकूमत के पास एक ही है डिसीजन कि वो याया आफरीदी को चुने। इसलिए बच्चा भी जानता है कि अब जस्टिस याया आफरीदी ही मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजेस के दरमियान इख्तलाफात ये वाजे कर देते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि अदलिया टूट फूट का शिकार है, वो है। कोई चीफ जस्टिस डैम बनाता है, कोई अपने घर के व्यू को बेहतर करने के लिए 20 मंजिला इमारत को मुनहदिम कर देता है, सोचे समझे बिना कि वो लोग बेघर हो जाएंगे। कोई आलू प्याज और टमाटर के रेट तय करता है, और दूसरी तरफ मुल्क के 27 लाख केसेस अदालतों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरह मुल्क की हाई कोर्ट्स में कई केसेस मुलतवी कर दिए गए क्योंकि उनका दायरा इख्तियार आईनी बेंच का नहीं था। वो केस आईनी थे और अदालत ने कह दिया कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनेगा ये केस नहीं सुन सकते। तरमीम के बाद वजीर आजम ने कहा कि आम आदमी को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। मुझे ये उम्मीद हुई कि शायद जो 2 महीनों की छुट्टियां होती हैं जज हजरात की, वो खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन वो भी खत्म नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ। मेरा सवाल है, आखिर कैसे मिलेगा जल्दी इंसाफ? जब आईनी केसेस आला अदलिया में सुने जाते हैं तो फिर लोअर कोर्ट्स में बेहतरी कैसे आएगी? वजीर आजम कहते हैं कि 26वीं आईनी तरीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामिन बनेगी और इस्तेहकाम लेकर आएगी मुल्क में, लेकिन सवाल यही है कैसे होगा ये सब? शरह सूद में कमी, महंगाई में कमी, लेकिन वजीर आजम तो खुश है, लेकिन अवाम कह रहे हैं कौन सी कमी, कहाँ की कमी? बिजली का रेट, गैस का रेट, पेट्रोल का रेट, अशिया खुरोनोश, हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है और स्टॉक मार्केट भी आसमान पे ऑल टाइम हाई है। आज भी कौमी असेंबली में सियासतदान बात करते नजर आए कि जबरदस्ती वोट डलवाया गया। वजीर इत्तला ताताड़ कहते हैं नहीं, इनका जमीर जाग उठा है। अवामी नुमाइंदे जिनको यह खौफ होता है कि अदालत उन्हें घर भेज देगी वजीर आजम बनने के बाद, तो वो अपने लिए और जुडिशल एक्टिविज्म से बचने के लिए तो ये तरमीम ले आते हैं। लेकिन आखिर ये अदलिया अवाम के लिए और अवाम के मातहत कब होगी? हुक्मरानों के मातहत तो हो गई है। क्यों नहीं आईनी तरमीम में केसेस की नौयत के मुताबिक वक्त का तयन भी किया जाता कि अगर सिविल केस है तो इतनी जल्दी और दूसरे केस है तो इतना जल्दी इसका फैसला आएगा? सवाल बहुत अहम है, पैनल मेरे पास बहुत अहम है, मेहमान मेरे पास बहुत अहम है। रूम ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लीजिए, डिस्कशन को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन का आगाज करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब और MQM पाकिस्तान से अरशद वोरा साहब। तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार आपकी कीमती वक्त के लिए। कानूनदार अहमद अवैस साहब है, तो पहला सवाल मैं उनसे करना चाहूँगा। अहमद अवैस साहब, आप जानते हैं जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में आईनी तरमीम, और हर कोई पूछ रहा है कौन बनेगा करोड़पति, माफ कीजिएगा कौन बनेगा चीफ जस्टिस। तो अब चीफ जस्टिस के लिए जो नाम दिए गए हैं, बच्चा बच्चा यही कह रहा है कि याया आफरीदी हुकूमत की पसंद होंगे, मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, मुनीब अख्तर साहब नहीं होंगे। लेकिन एक और सिचुएशन सहाफ़ियों ने क्रिएट कर दिया। आपको मालूम है चह मगोइयाँ गॉसिप्स कितनी हो रही हैं। कहा जा रहा है अगर तीसरे नंबर पर मौजूद जज माजरत कर ले तो चौथे नंबर के सीनियर जज को ऊपर लाया जाएगा, वो भी माजरत कर ले तो पांचवें नंबर के सीनियर जज को ऊपर लाया जाएगा। और अंसार अब्बासी साहब ने तो ये भी कह दिया कि अमीनुद्दीन खान साहब भी बन सकते हैं अगर याया आफरीदी साहब माजरत कर लें। क्या ऐसा हो सकता है अहमद अवैस साहब? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो इनकी जो तरमीम हुई है और उसके बाद जो अब नौयत है तरमीम के बाद की, उसके मुताबिक तो ये है कि वो 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से अगर एक जज जो हैं वो इनकार कर देते हैं तो सिलेक्शन जो है वो 2 जजेस में से होगी। कंफर्म है आपको? ये आइन में है? जी हाँ, इसके अंदर है, ये मेंशन किया है। तो यानी आपकी नजर में इन 3 से कौन बनेगा? आपकी नजर में मंसूर अली शाह साहब बनेंगे सर? अगर 2 रह जाते हैं तो फिर तो मंसूर अली शाह बनेंगे, अगर 3 होते हैं तो याया आफरीदी। और बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन बहरहाल बड़ी ये इनके लिए भी ये डिफिकल्ट सिचुएशन है। वैसे मैं आपको बताऊं क्यों उसकी वजह ये याया आफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जो हैं अतर मनीला साहब जो हैं, इनकी गालिबन लॉ फर्म तो एक ही थी। ओके, तो बहरहाल इत्तेफाक होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं हुकूमत का ये फैसला बैकफायर कर सकता है हुकूमत के लिए भी? ये देखिए ना कि वो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं अल्लाह ने बेहतर मंसूबे तैयार किए इस वक्त जो एक सिचुएशन आपको और दूसरी नजर आती है जी सर, कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बैठ के इस वक्त जजेस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल है, रुकिए ना अहमद साहब रुकिए, पहले ये राउंड 1 होने दें प्लीज, आपकी इजाजत से। आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। अली गौहर बलोच साहब, अहमद अवैस साहब कहते हैं कि याया आफरीदी का फैसला हुकूमत के लिए बैकफायर कर सकता है, और क्या आपकी नजर में 3 मोहतरम जजों की फहरिस्त में से कोई माजरत कर ले तो चौथे और 5वें नंबर के सीनियर जज को ऊपर लाया जा सकता है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि आइन में तरमीम हो चुकी है जी, और जाहिर है कि ये तो फिर एक अलग बहस है और काफ़ी अरसे से हो भी रही है। पार्लिमान का काम जो है वो कानून साजी करना है, और जाहिर है कि ये क्रेडिट तो इस पार्लिमान को देना पड़ेगा कि वो अपना काम जो है वो मेहनत के साथ कर रहे हैं। रात 12 से सुबह 5 तक जो कानून साजी नहीं होती थी और जहाँ पर सिर्फ एहतजाज की सियासत और गालम गलूज की सियासत जिन असम्बलियों में होती थी, उन पर आपने देखा है कि ये भी तनकीद होती थी कि ये अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है और इसका गमाल होता है, जो इनका काम है वो नहीं होने दिया जाता। बहरहाल आइनी तरमीम हो गई और हम तवक्को करते हैं कि इसके बाद जो अवाम के केसेस हैं आइनी बेंच बनने के बाद अब जजेस के पास काफ़ी टाइम होगा कि उन केसेस को भी प्रायोरिटी के ऊपर निपटाया जाए। तो जाहिर है कि आइन के मुताबिक कमेटी का इजलास जिस तरह से आपने बताया कि वो चल रहा है, या आज रात को उम्मीद है कि फैसला हो जाएगा, और जो भी कमेटी फैसला करेगी वो आइन के मुताबिक करेगी, कानून के मुताबिक करेगी। आइन से बाहर जाके तो कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो जो भी फैसला होगा वो जाहिर है पाकिस्तान के, हम दुआ गो है कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। और जिस तरह से अभी अहमद अवैस साहब बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह इन्होंने, इनसे मुराद इनकी पार्टी है, इन्होंने पहले जब तकर्रर था आर्मी चीफ का, उस वक्त उसको भी मुतनादे बनाने की कोशिश की थी, और वो भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ही हुआ था। फिर अब चीफ जस्टिस का इंतखाब है, अरसा दराज से सिर्फ एक जज साहब के हक में कंपेन चलाना, बार बार उनका नाम लेना। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो भी सीनियर जज हैं और मतलब है कि जाहिर है कि इंतहाई काबिल तरीन लोगों में उनका शुमार होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो उनको भी इन्होंने काफ़ी मुतनादे बना दिया और उनके ऊपर एक पॉलिटिकल लेबल लगा चुके हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि कमेटी जो भी फैसला करेगी वो ऐसा ना हो कि सर याया आफरीदी चीफ जस्टिस बन जाए और फिर आप एक और पॉलिटिकल लेबल उन पे भी लग जाए, क्योंकि जिस तरह अभी बात की मोअज़्ज़ज़ अहमद अवैस साहब ने कि वो लॉ फर्म तो एक ही थी उनकी। नहीं, मैं समझता हूँ कि तीनों जो जज साहबान हैं वो अपने अपने तौर पर मैं समझता हूँ कि सारे इंतहाई अहम लोग हैं और इंतहाई काबिल लोग हैं और इंतहाई तजर्बाकार। तो कमेटी जो भी फैसला करे इस पर सियासी पार्टीज को मोहतात तरीका अपनाना चाहिए। इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए कि हम उन जजेस को पहले भी ये आईनी तरमीम जो है इसके ऊपर काफ़ी सियासत की गई, हालांकि ये मुल्क के फ़ायदे में है और इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। काफ़ी लोगों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। मैं आपके प्रोग्राम के साथ से एक छोटी सी बात करूंगा। मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में बैठा था 2 दिन कबल, यकीन करें मुझे एक शख्स मिला, उसने कहा कि मैं 2002 से मेरी एक अपील है और वो आज तक नहीं निकली। आप अंदाजा करें कि कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 22 साल से ऊपर का ये टाइम बन। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे तो आपको 1902 की अपीलें भी मिल जाएंगी सर। मुल्क भरा पड़ा हुआ है सर, मुल्क भरा पड़ा हुआ है। तो वो मतलब है कि जाहिर है कि अब इन चीजों को एड्रेस तो करना है ना। मैं इस पे आपसे सवाल ही पूछूंगा बलोच साहब, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि मैं अरशद वोरा साहब का भी इस सवाल के ऊपर रिस्पॉन्स जानूं। अरशद साहब, क्या वजह हो सकती है कि पार्लिमानी कमेटी 12 में 8 हुकूमती हैं, 4 अपोजिशन वाले हैं, 4 बजे से इजलास चल रहा है, मौखर हो रहा है 8 बजे, फिर 8:30 बजे, क्यों इनको इतना टाइम लग रहा है? और आपकी नज़र में जो बातें हो रही हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी आ सकते हैं अगर याया आफरीदी साहब ने माजरत कर ली, और याया आफरीदी के ऊपर इतना एतमाद करना, क्या आपको लगता है हुकूमत के लिए ये फैसला बैकफायर कर सकता है? वोरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने इंट्रो में जो है जो बातें बताई हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो आलू टमाटर के रेट भी मुतय्यन करने के लिए फिर रहे हैं। उसके बाद जो है एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो डैम बनाते फिर रहे हैं, उसका पैसा जमा करते फिर रहे हैं, अरबों रुपया, वो नहीं पता कहाँ चला गया। तो बात यह है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारे जो माजी की इस किस्म की मिसालों ने जो है क्रिटिसिज्म क्रिएट किया और जो है जजेस जो हैं वो खुद अपनी हरकतों की वजह से पॉलिटिसाइज हुए हैं। अब जहां तक ताल्लुक है कि इस आईनी तरमीम का, तो आप ये देखें कि ये आईनी तरमीम जो है इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये वही चीज है जो 19वीं तरमीम जब आई थी, जिसने कि ये जो पार्लियामेंट को जो इख्तियार था वो पार्लियामेंट से वापस ले लिया था। आज अगर आर्मी चीफ का भी तयन होता है तो वो भी इसी तरह होता है कि वो जो 3 सीनियर मेंबरान या 4-5 सीनियर मेंबरान, सीनियर जनरल्स की लिस्ट आती है और उसमें से जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब उसको अप्रूव करते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं हुई है। इस आईनी तरमीम में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं, खास तौर पर जो है हाई कोर्ट के जजेस के लिए 40 इयर्स की एज करना नई जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि नई जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। तो इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि कोई गलत है। जहां तक ताल्लुक है चीफ जस्टिस का सिलेक्शन जो होना है, जो कमेटी ने करना है, मैं ये समझता हूँ कि कमेटी जब एक कानून बन गया और उस कमेटी ने चीफ जस्टिस का तयन करना है, तो फिर कमेटी को भी चाहिए कि वो जो है मेरिट की बेस पर चीजों को देखे। जाहिर सी बात है कि अगर किसी का कोई शख्स पॉलिटिसाइज हो चुका है तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। और किसी ऐसे मतलब जज शुड बी अ जज। वैसे कमेटी इतना फैसला क्यों ले रही है? कमेटी कहीं और से डायरेक्शंस ले रही होगी अरशद वोरा साहब, आपकी नजर में? वैसे तो कमेटी में 8 हुकूमती हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान होना चाहिए हुकूमती डिसीजन को अमल करने के लिए। देखिए, ये जो है ना, कमेटी ने जब सिलेक्शन करना है तो कमेटी एम्पावर्ड है, दे विल डू इट ऑन देयर ओन। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस आनी ही नहीं आनी, बहुत सारी चीजें तो देखें, सारी मेरिट्स तो ऑब्वियस है ना। व्हेन दे विल बी सिटिंग विद द पेपर्स और तमाम जजों का क्राइटेरिया को देख रहे होंगे, तो आई एम श्योर कि दे विल कम अप विद अ गुड डिसीजन। यानी आपको यकीन है वो क्राइटेरिया पूरा फॉलो हो रहा होगा और वो देख रहे होंगे कि कौन मेरिट पे उतर रहा है? बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने मेरिट के साथ साथ एक और चीज भी तो अभी आपसे कही ना, कि पॉलिटिसाइज होना, और फिर उसके बाद आप मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन फैमिलीज का एफिलिएशन, फिर जब फैमिलीज की एफिलिएशन सारी हो जाती है तो सर वोरा साहब, इस पूरी सिचुएशन के बाद जो अदलिया के साथ हुई है, अब ये तो हर कोई जानता है ना कि जज सियासी होते हैं। जज सियासी हो गए हैं,
इट इज अनफॉर्चुनेट, जज सियासी हो गए, जजेस को सियासी नहीं होना चाहिए। आप देखें जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो डिसीजंस है, काजी फाइज ईसा की जो रेपुटेशन है, जो उन्होंने, उनके साथ क्या नहीं हुआ। आपके इल्म में है कि उनकी वाइफ के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनके घर में जाके इसी इमरान खान की हुकूमत में, सर इसीलिए तो हलफ लेते हुए उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़ा किया था और उन्होंने अपने फैसलों में वाजे तौर पे दिखा दिया कि मैंने साथ क्यों खड़ा किया था। साथ इसलिए खड़ा किया था ना कि जुल्म बर्दाश्त किया था, एक खातून ने जुल्म बर्दाश्त किया था, तो उस खातून को साथ खड़ा करना तो जरूरी था उनके लिए ना। उन्होंने मतलब उनके जमीर का फैसला था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने समझा कि आई शुड बी गिविंग हर एन ऑनर कि उसने इतना बर्दाश्त किया है। और यकीनन उनके फैसलों के अंदर ही बहुत ऑनर उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं। शाजिया साहिबा, शाजिया सुमरो साहिबा को वेलकम करूंगा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो वेरी मच आपकी कीमती वक्त के लिए शाजिया साहिबा। शाजिया साहिबा, आपकी नजर में कौन बनेगा अगला चीफ जस्टिस, याया अफरीदी साहब या कोई और? थैंक यू तला। मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी हमने कमेटी को दी हुई है और ये जब कमेटी का फैसला आएगा उसी में ही पता चलेगा कि कौन चीफ जस्टिस बन रहा है। ये ना तो आप फैसला करेंगे ना मैं फैसला करूंगी। कमेटी इतना टाइम क्यों ले रही है मैडम? देखिए ये कमेटी मैं समझती हूँ जो तहरीके इंतशार है उनके अजीबोगरीब बातों की वजह से डिले हो रही है। जब कमेटी की मीटिंग 2:30 बजे का टाइम था तो, और इन्होंने अपने नाम भी दिए थे, अगर इन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करनी थी तो नाम भी नहीं देते। तो मैं समझती हूँ कि वक्त ब वक्त वो अपनी वो क्वालिटी जरूर दिखा रहे हैं इंतशार फैलाने वाली, या वो टाइम गेन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कोई वो सोशल मीडिया पे ब्लास्ट करें जिससे कोई एक कंट्रोवर्शियल इशू क्रिएट हो जाए, जिससे इनको तसल्ली मिले और अवाम जो है। वो तो मैडम सोशल मीडिया पे रोज ही ब्लास्ट करते हैं, वो तो कोई नई बात नहीं, हर घंटे 2-4 हो जाते हैं उनके। नहीं देखें, जहाँ पे बहुत मेजर एक डिसीजन होने जा रहा है या जिस तरह से आईनी तरमीम हुई है, आप मुझे ये बता दें कि तहरीक इंतशार जो इतनी दफा मौलाना साहब से मिलने गई थी तो क्या करने गई थी? जब उन्होंने इनपुट ही नहीं देना था तो ये क्यों जाते थे वहां पे? और जब फ्लोर ऑफ द हाउस उनके बात हुई तब भी उन्होंने यही कहा कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं या हम इस चीज से एग्री नहीं है। तो आप अपना एक डिसेंट नोट देते थे। आप मुझे ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे कैंपेन की, हमें जलसा जलूस करने की इजाजत नहीं थी, हमने बहुत मुश्किल से इलेक्शन जीता है। तो मुझे अभी तक फ्रॉम फरवरी टिल अभी अक्टूबर तक कोई एक दिन बताएं जिसपे इन्होंने कोई सोशल इशू रेज किया हो, कोई अमेंडमेंट दी हो, कोई सजेशन दी हो। जब हुकूमत ने कोई काम करना चाहा तो ये अपनी पलटन लेके आ जाते हैं, आकर यहाँ पे शोर शराबा और एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए क्या ये बात सही है? एससीओ में ये जी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट कर रहे हैं अपने प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, और जब फलस्तीन के लिए एपीसी बुलाई जा रही है तो ये बाइकआउट कर देते हैं। तो क्या ये अपने आकाओं को नाराज नहीं करना चाहते? अभी जो चीज हो रही है इनको कहीं और से फिर जो आप ये पूछ रहे हैं ना कि कहीं और से डायरेक्शन आ रही है, तो मैं समझती हूँ पीटीआई जो है उनको कहीं और से डायरेक्शन आ रही हैं जिसके बेसिस पे वो ये सारे इंतशार फैला रही है। हम तो क्लियर हैं, हम तो जा जाके एक एक के पास बातें कर रहे हैं, हम उनसे सजेशन ले रहे हैं। अगर हमारी कोई अमेंडमेंट गलत थी तो मैं इस चीज का क्रेडिट देती हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, हुकूमत को और मौलाना साहब को कि उन्होंने बैठ के ये चीजें सॉल्व की और वो जो चीजें गलत थी उनको निकाल के बाहर किया। तो ये चीज अगर सीटी की तरफ से भी इनपुट आता तो हमें खुशी होती कि वो अपना अपोजिशन में होने का रोल प्ले कर रहे, लेकिन वो सिर्फ इंतशार फैलाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। अभी भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वो क्रिएट करेंगे और फिर उस पे बैठ के खेलेंगे। ठीक, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आके सवाल उठाएंगे कि 3 दिन काजी फाइज ईसा साहब के आते ही उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, लाइव ब्रॉडकास्ट। जाते भी उन्होंने 8 जजों को तंबीह कर दी है, अपनी इस्लाह कर लें, गैर कानूनी काम ना करें, अपनी हदों से तजावुज ना करें, अपनी अदालत ना लगाएं। बहुत सारी बातें उन्होंने आज इख्तिलाफी नोट में की, अपने अपने पैनल से सवाल उठाएंगे इसके ऊपर इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
काजी फायज ईसा के आखिरी 3 दिन आते ही उन्होंने पूरे मुल्क को हिला दिया था। लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू की थी, जाते हुए भी उनके इख्तलाफी नोट ने पूरे मुल्क को हिला दिया है। बाकी जजों को तंबीह कर दिया कि अपनी इस्लाह करें, कानून में रहकर काम करें, कानून से बाहर ना जाएं, अपनी अदालत ना लगाएं, अपनी कानून साजी ना करें। यकीनन बहुत बड़ा इख्तलाफी नोट आज काजी फायज ईसा साहब ने लिखा है मखसूस नशिस्तों के केस में। और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर सबसे पहले कमेंट लूँ अहमद अवैस साहब से, क्योंकि अहमद साहब को मालूम पड़ गया है इस इख्तलाफी नोट के बाद कि उनको मखसूस नशिस्तें अब नहीं मिलेंगी। सर, जो बातें की गई हैं 8 जजों के बारे में इस इख्तलाफी नोट में, अहमद अवैस साहब यकीनन बड़ी तजलील तो महसूस कर रहे होंगे वो 8 जज। सर जी हाँ, जिस अंदाज में उन्होंने ये अपना इजहार ख्याल किया है, ऐसा कभी एक जज दूसरे के मुतालिक लिखता नहीं है। और उन्होंने जिस अंदाज में लिखा है तो ऐसा महसूस होता है कि 8 जजेस ने मिसकंडक्ट किया है। जो कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बना के भेजा हुआ है, उसको सामने रखते हुए ये मिसकंडक्ट किया है। इस इख्तलाफी नोट से तो 8 जज फारिग हो जाने चाहिए सर। हाँ जी हाँ, अगर उन्होंने मिसकंडक्ट किया है और ये उसका बरमला एक इजहार कर रहे हैं, तो फिर ये कहाँ की ऑनेस्टी है कि आप उनको छोड़ रहे हैं। आप जाते जाते ये एक और लात भी मार जाते, जहां इतना कुछ कर रहे थे ये काम भी कर छोड़ते जाते जाते। तो ये जो मकसद क्या है इस इख्तलाफी नोट का? मकसद पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देना है या 8 जजों को टाइट करना है? सवाल ये है कि पीटीआई की नशिस्तें तो ये रोक नहीं सकते हैं, वो इस अमेंडमेंट से भी नहीं रुक सकती, क्योंकि अमेंडमेंट जो है ना, इसका पर्सपेक्टिव इफेक्ट होता है। सर, इस नोट में लिख दिया है कि क्योंकि नजर सानी की अपीलें नहीं सुनने दी गई, इसलिए मंतकी अंजाम तक, अपने आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचाए, इसलिए नशिस्तें नहीं मिलेंगी। नहीं, वो मिलनी पड़ेंगी। ये एक अभी एक चलेगा अभी सिलसिला बहुत सारा जी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को तो होमवर्क ही नहीं हुआ। अभी तो ये मालूम भी नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है वो कहाँ से आके जो है वो ऑर्डनरी बेंच के पास जाएंगी या वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाएंगी। ये तो अभी बहुत सारी बातें जो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई। आपने देखा केसेस डिले होने शुरू हो गए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में केसेस जो थे उन्होंने उठा के रख दिए कि अभी जब तक कोई पता नहीं लगेगा जी हम कोई फैसला नहीं कर सकते इसके ऊपर। और यही वहां पे सिंध हाई कोर्ट में भी आज यही हुआ, जो मुझे कुछ केसेस का वहां मालूम हुआ क्योंकि मेरा भी वहां था। तो ये एक सूरत हाल जो है बगैर हो, जब आप उजरत में फैसला करोगे और वो इवेंट स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक आपका, तो फिर ये टारगेट क्या है आपकी नजर में? काजी फायज ईसा साहब का इख्तिलाफी नोट का टारगेट क्या था? जी, उनका टारगेट सिर्फ डिस्क्रेडिट करना था जजिस को और अपने आप को जो है ज्यादा ऑनरेबल बनाना था। लेकिन आप अपने मुंह से इस किस्म की बात लिख के ऑनरेबल नहीं बनते। ओके ये तो आपको हमारे बनाएगी ऑनरेबल आपके डिस्पैशनेट एक्ट्स की वजह से। ठीक सर, आपके अच्छे फैसलों की वजह से। ठीक सर, ठीक सर। शाजिया सुमरो साहिबा, आपकी नजर में काजी फायज ईसा साहब ने जाते जाते ऐसा इख्तलाफी नोट लिखा जिसमें जजों की मैं कहूंगा बड़ी तज़हीक हुई है, एक तरीके से जो उनके बारे में बातें की गई हैं। आपकी नजर में शाजिया साहिबा क्या मकसद होगा इस लेटर का, और क्या ये सही तरीकेकार है एक जाते हुए चीफ जस्टिस का अपने कलीग्स की इस तरह इज्जत करना? देखिए जनाब, मैं समझती हूँ कि जो चीफ जस्टिस साहब ने नोट लिखा है वो इनकी एक रूटीन की जो कार्रवाई होती है उसी हिसाब से लिखा है। अब देखें, जो काजी साहब के आते ही चेंजेस आई सुप्रीम कोर्ट में, आपको भी पता है कि किस तरह से सारी चीजें सेटल होना शुरू हुई और लाइव ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई कि कोई भी गलत बयानी किसी भी फैसले के लिए ना कर सके। तो मैं समझती हूँ कि हर चीज का एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने से बेहतर है कि उसको एक पॉजिटिव वे में लिया जाए कि हमसे जो जाने वाले लोगों से जो गलतियां हुई हैं वो आने वाले लोग गलतियां ना करें और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली ही चले। अब अहमद अवैस साहब इतने सीनियर हैं
उनको आज के दिन केसेस डिले होने का एहसास हो रहा है, लेकिन इस बात का एहसास नहीं है कि जो सालों से जेलों में बंद हैं, उनके केसेस जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो अगर सही टाइम पे सुने जाएंगे, सही टाइम पे फैसला होगा, तो वो लोग जो सजा पाने के बाद सजा पाने के बाद उनको रिलीज किया जाता है, वो चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। फिर मैडम 2 महीनों की छुट्टी भी तो खत्म करनी थी ना जजों की। मसला ये है कि हम 2 महीनों की छुट्टी भी देना चाहते हैं गर्मियों में, ताकि वो घूम फिर सकें, और फिर कहते हैं 27 लाख केसेस पेंडिंग है। देखिए तला, मैं समझती हूँ कि ये चीज पे भी कोई ना कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि सबसे बड़ा केस जो 45 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का फैसला आना था, और जिस तरह से वो आया है, और जो आसिफ अली जरदारी साहब को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया 11.5 साल जेल में गुजारने के बाद, क्या वो टाइम वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ये चीज है कि आपको एक दिन का तो एहसास हो रहा है कि आज कोर्ट में केसेस डिले हो गए हैं, लेकिन ये एहसास नहीं है कि जो सालों से जेलों में पड़े हुए हैं उनके लिए कोई फैसला अच्छा होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि काजी साहब के इस नोट को भी आने वाले लोगों के लिए एक अच्छे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ताकि वो उस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें जिससे वो रिटायर हो रहे। ठीक। अरशद वोरा साहब, काजी फाइज ईसा साहब के इख्तिलाफी नोट से ऐसा लग रहा है कि बाकी 8 जजों को उनका काम ही नहीं आता। उनको मालूम ही नहीं है आइन क्या है, कानून क्या है, उनको मालूम ही नहीं है उनकी लिमिट्स क्या है, उनको मालूम ही नहीं कि वो आइन बना नहीं सकते हैं, उसकी तशरीह कर सकते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। आपकी नज़र में सर, वैसे अगर आप उन 8 जजों में से होते, अगर मैं होता, तो मैं तो शायद सर फौरन इस्तीफा देके घर चला जाता, इस अदालत का हिस्सा नहीं रहता, क्या कहता मुझे तो काम ही नहीं आता। आपकी नज़र में इतनी इज्जत की गई इन 8 जजों की, क्या कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए, कोई जवाब आना चाहिए, और जाते हुए चीफ जस्टिस को ये करना चाहिए? वोरा साहब देखें, बड़ी सिंपल सी बड़ी क्लियर बात है कि अभी लास्ट वीक की 8 जजों ने जो है वो जो फैसला अपना उन्होंने दिया था, उन्होंने वजाहत तलब की थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा फैसला जो है इसके ऊपर अमल करें। ठीक है, ये भी 2-4 दिन पहले की बात है। जबकि चीफ जस्टिस कह रहा है कि फाइल मेरे पास पड़ी है, हाउ कैन यू मेक अ डिसीजन ऑन दैट, हाउ कैन यू टेक अ डिसीजन ऑन दैट। और चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया कि अभी ये फाइल मेरे पास है और आप इस फाइल का जो है फैसला सुना रहे हो ये 8 जज मिलके। तो ये तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो एक ऐसा डिफरेंट गेम खेलना चाह रहे हैं कि जो कि लीगल बाउंड्रीज से बाहर का है। उन्होंने अपनी रेपुटेशन खुद खराब की है। आप मकसद ये कि दे हैव टोटली बिकम पॉलिटिकल। या जहां तक बात हो रही है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके लिए जो स्पेशल कमेटी बनी थी, ये जो आईनी तरमीम है ये शायद आज से 1.5 महीना पहले हो जाती, लेकिन पूरी कोशिश ये थी हुकूमत की कि किसी तरीके से सबको कंसेंसस में शामिल किया जाए। ये पहले बेंच, ये आज बेंच बना है, इससे पहले ये कोर्ट बननी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। पीटीआई की ये तजवीज थी कि इसको आप बेंच बनाएं। पीटीआई की तमाम तजावीज जो हैं वो उसमें मानी गई, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। पीटीआई वाज पार्ट एंड पार्सल टिल द लास्ट डे ऑफ द मीटिंग ऑफ स्पेशल कमेटी। लेकिन जिस दिन ये जाके जेल में अपने लीडर से मिलके आए, उसके बाद उन्होंने कहा हम नहीं खेलते, और वो जो ना गेम खेल रहे होते हैं वो तोड़ ताड़ के चले जाते हैं लीडो को गोटियां लेके। इसी तरीके से इन्होंने किया। अदरवाइज ये जो तरमीम 26वीं पेश हुई है, इसमें तो ये मनोवंत शामिल हैं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं। फजलुर रहमान साहब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी थे। तो ये चीजें जो हैं पीटीआई की मर्जी से हुई हैं। आप पीटीआई के तमाम लीडरों की जिन्होंने कल स्पीचेस की हैं, पर्सनल स्पीचेस की हैं इस 26वीं तरमीम पे, उन्होंने आप देख लें कि उनका पॉलिटिकल स्पीचेस थी, कहीं पे किसी शक पे क्रिटिसिज्म नहीं था। रिबा का मामला इस पे हल हुआ है। उसके अलावा आप ये देखें 40 साल का जो कर दिया है हाई कोर्ट के जजों की, 45 से 40 इयर्स कर दिया है। आप नई जनरेशन के लिए स्पेस पैदा कर रहे हैं। आपकी नजर में 8 जज गलत थे, जिस तरह काजी फाइज साहब ने आज इख्तिलाफी नोट लिखा है? काजी साहब दुरुस्त हैं, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है सर? बिल्कुल। देखें, जो भी चाहे वो काजी साहब हो या उनके अलावा कोई भी जज हो, जो भी जो है अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाकर अगर खेलेगा और कानून के साथ जो है खिलवाड़ करेगा, जो भी जो है पॉलिटिसाइज होगा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेगा, तो उसको जज होना सूट ही नहीं करता। जज को जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो उसका ओहदा है उसकी तकमील करनी चाहिए, अपने ओहदे का टेन्योर, अपने ओहदे का इज्जत के साथ पूरा करना चाहिए, ना कि जो है एक सवालिया निशान बनकर रह जाए।
बिल्कुल ठीक। अली गौहर बलोच साहब, अगर हमारे 8 जज साहिबान को अपना काम ही नहीं पता, आइन कानून नहीं पता, अपनी लिमिट्स नहीं पता, तो काजी साहब को उनको फारिग करना चाहिए था, उनको निकलवाने के लिए कुछ करना चाहिए था, जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था। डू यू थिंक ये इख्तलाफी नोट काफ़ी था? और आपकी नज़र में जाते जाते काजी साहब जिस तरह सब कुछ खोल के जा रहे हैं अवाम के सामने, ये दुरुस्त अमल है सर? देखें जतोई साहब, बात बड़ी क्लियर है कि आइन के साथ खिलवाड़ जो भी करे, चाहे वो कोई फौजी डिक्टेटर हो, चाहे कोई सिविल से कोई सियासतदान हो, चाहे कोई जज हो, मैं समझता हूं कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर, सजा किसी को नहीं मिलती। सबसे पहले तो काजी साहब की तो इख्तलाफी नोट पे बाद में बात करते हैं, पहले उन 2 जजेस के नोट पे बात कर लेते हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने उसमें यही लिखा था कि अगर इन 8 जजेस के फैसले को तस्लीम किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए तो आइन की फलां दिफात जो है वो मुअत्तल करना पड़ेंगी, जिसमें आइन हमें कहता है कि कोई भी आज़ाद रुकन मुंतखब होता है तो उसने 3 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। इन्होंने उसको बढ़ा के 15 दिन कर दिया, और ना सिर्फ 15 दिन किया बल्कि कहा कि दिन भी आज से स्टार्ट। और मंसूर अली शाह ने अपने तफसीली खत में लिखा था, तफसीली फैसले में लिखा था, इन जो जजों ने अपनी हद से तजावुज किया। देखिए, आइन को दोबारा लिखना तो किसी के भी इख्तियार में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ के वक्त में जब उनको आइन में तरमीम की इजाजत दे दी गई थी, वो भी आइन को दोबारा लिखा गया था। 63 के जो फैसला हुआ था उसमें, जिसमें हमदा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी, उस वक्त भी आइन को दोबारा लिखा गया। तो जो आइन के कस्टोडियन है, जो आइन के ऊपर अमल दरामद करने का बड़ा इदारा है, उसी के जरिए आइन को सोपटाज किया जाता है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि अगर किसी जिन लोगों ने भी ये खिलवाड़ किया है उनके खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मकातबे फिक्र से हो, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और ये सिलसिला रुकना और थमना चाहिए। बलोच साहब, आपसे आखिरी सवाल। वजीर आजम आज कहते हैं कि इस आईनी तरमीम से मुल्क में खुशहाली आएगी सियासी, मुआशी, मुआशरती तौर पर। कैसे बलोच साहब, कैसे? छुट्टियां तो खत्म नहीं की आपने। ये बिल्कुल आपका बड़ा अहम सवाल है और इसके तो वाज़े अब मतलब है कि वो ये नजर आना शुरू है। जिस तरह आपने देखा कि महंगाई की शरह कम हुई है, जिस तरह आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसमें काफी अरसे से बेहतरी आना शुरू हो गई है, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान के रुपए की कीमत जो है वो मुस्तहकम हुई है, जिसमें आपने देखा कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए दीगर ममालिक से जो लोग हैं वो हमारे मुल्क में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये तो ये सब तो IMF की वजह से हुआ है सर, आईनी तरमीम की वजह से तो नहीं हुआ ना सर। देखें, बात यह है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, आइन पर अमल होगा, तो वो जो हुकूमत मईशत के लिए जो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, जिनको कि एक खास पार्टी की तरफ से तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, वो तो ख्वाब देखते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान में इंतशार फैले, पाकिस्तान में आग लगे। आज मेरा ख्याल है कि उनके वो ख्वाब उनके ख्वाबों को आग लग जाएगी। बेशक हमारा मुल्क सलामत रहे। अब बलोच साहब, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, सो सॉरी टू इंटरप्ट। अहमद अवैस साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर, जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास। जी, मैं तो ये आपके सामने कहूंगा कि देखिए, मैं इस किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का आइन जो है, इसका बुनियादी ढांचा जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। शाजिया सुमरो साहिबा, अरशद वोरा साहब, अली गौहर बलोच साहब, आप चारों मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूं। अगर मुल्क में आपने पेंडिंग केसेस खत्म करने हैं ना, 27 लाख, वेरी सिंपल, वेरी इजी, जजों की छुट्टियां खत्म कर दें, अदलिया में इमरजेंसी लगा दें, 24 घंटे अदालतें चलें, केसेस खत्म करें, अवाम को रिलीफ दें, मुआशरा बेहतर करें। अपना ख्याल रखिए, कल फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।